19 साल की लड़की यहाँ कॉल सेंटर में गुड़गांव में जॉब कर कर अपने घर जा रही थी दिल्ली में, तो 3 लड़कों ने किडनैप किया और उनका बलात्कार किया और उनको कहीं दूर हरियाणा में जाकर फेंक दिया। तो उनको हम उत्तराखंड की निर्भया बोलते हैं, किरण नेगी। देखिए, निर्भया केस में 9 साल लगे, बट निर्भया के पहले के भी केसेस चल रहे हैं और निर्भया के बाद के भी केसेस हैं जो अभी तक जस्टिस कहीं तक नहीं पहुंचे। जस्टिस में इतना डिले क्यों लगता है? आई जेन्युइनली फील दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और यहाँ तो ना डिले भी होता है और डिनाइड भी होता है। बहुत कम कन्विक्शन है, 28% से भी कम कन्विक्शन है हमारे देश में। मर्डर कहते हैं ना फिट ऑफ रेज में होता है, रेप नहीं होता फिट ऑफ रेज में। वो फिट ऑफ अर्ज भी नहीं होता जो बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं, अर्ज हुई और उसने रेप किया, ऐसा भी नहीं है। सेक्सुअल अर्ज कैन बी पैसिफाइड। ऐसे तो फिर सारे ही रेपिस्ट हो जाएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उन तक पहुंचना, स्पेशली उन महिलाओं तक पहुंचना जिनको कंसेंट नहीं पता है, जिनको उनके हस्बैंड रोज रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, जिनको नहीं पता उनके साथ रोज बलात्कार हो रहा है क्योंकि वो उनकी मर्जी के विरुद्ध हो रहा है। लीगली भी इसमें डिफाइंड है कि अगर आपकी मर्जी के विरुद्ध हो रहा है तो वो बलात्कार है। देखिए, प्रावधान पॉक्सो केस में अभी लेटेस्ट सरकार ने दिया है फांसी की सजा, कि जैसे ही कोई बच्ची का बलात्कार होता है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है, बट कोई दे ही नहीं रहा। तो आपकी रिसर्च के हिसाब से एक रेपिस्ट का माइंडसेट क्या होता है? वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरी ये कोशिश है कि आप अपनी लाइफ में झांक सकें और अपने आप से कनेक्ट कर सकें, अपनी द जर्नी विद इन कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव जो चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट कर सकें। आई जेन्युइनली बिलीव दैट द पावर टू क्रिएट योर बेस्ट लाइफ लाइज इन योर ओन हैंड्स। और इस पॉडकास्ट का सिर्फ ये मुद्दा है कि आपको आपकी इंटरनल पावर से कनेक्ट कराने में हम हेल्प कर सकें। आज जो हम कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। आज हमारे साथ हैं योगिता भयाना, जो कि फाउंडर हैं पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया मूवमेंट की। ये रेप विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के साथ उनको जस्टिस दिलाने और उनकी ज़िंदगी को फिर से दोबारा शुरू करने में मदद करती हैं। आज की ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही सेंसिटिव है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन ने किसी ना किसी तरह का फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ झेला हुआ है। मैं भी उनमें से एक हूँ और मेरे लिए कॉन्वर्जेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक ना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना एक सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आज के इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने बात की है रेप विक्टिम्स के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, सर्वाइवर्स के बारे में, लीगल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का क्या रोल है, करप्शन और मनी किस तरह से इसमें एक रोल प्ले करता है, एक रेपिस्ट जो है उसका माइंडसेट क्या होता है, कैसे हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी पुलिस फोर्सेस की, कैसे उनको और सेंसिटिव बना सकते हैं, और भी कई सारी बातें और सॉल्यूशंस इस एपिसोड में हमने सुझाव देने की कोशिश की है। और आपके सपोर्ट से, आपके शेयर्स के थ्रू इस वीडियो को हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि इस बारे में बात होना और बुलंद आवाज़ होना शुरू हो। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस एपिसोड विद योगिता भयाना ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। वेलकम टू द पॉडकास्ट योगिता। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एज अ वुमन आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जो आप काम करती हैं। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो आपका काम देखा, और मैं लगभग उस पूरे टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत मैं करना चाहूँगी हमारे देश की जो प्रेजेंट हालत है वहाँ से। मैं WPS इंडेक्स देख रही थी, जो कि वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है। वुमेन को कितना जस्टिस मिलता है, कितनी उनकी आवाज़ सुनी जाती है, कितना उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी है, उस बारे में। हमारा देश पूरी दुनिया में 128th नंबर पर आता है, 128th, व्हिच इज़ सच एन अलार्मिंग न्यूज़। मतलब हमारे देश की इतनी हालत ख़राब है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे उसका कोई सरप्राइज नहीं लग रहा है इंडेक्स में जो हमारा रैंक है उसको लेकर, क्योंकि क्योंकि इतने सालों से, क्योंकि इट्स बिन 17 इयर्स, लगभग 17 सालों से जब मैं काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए,
तो मुझे ये समझ में आ गया कि बहुत ही दुर्दशा है, और जो हम बात करते हैं या हम इंटरैक्ट करते हैं इंटरव्यूज़ में भी, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग बता पाते हैं। जो हमारी महिलाओं की दुर्दशा है इस देश में, इनइक्वालिटी है या इनजस्टिस है, वो इतना ज़्यादा है कि कुछ घंटों की बातचीत में भी बयान नहीं हो पाएगा। मतलब हम सबको पता है, सबसे बड़ी बात तो ये, हम सबको पता है, पुरुषों को पता है, महिलाओं को खुद भी कहीं ना कहीं पता है, पर वो उस चीज़ के साथ जीना सीख लेती हैं, उनको ओके हो जाता है, दे आर फाइन विद इट। ये सबसे बड़ा डेंजरस है हमारा जो साइन है। इसकी वजह से कुछ इवॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है या स्ट्रक्चर है, वो उन्हें उस चीज़ को नॉर्मलाइज करता है। अगर ये इंडेक्स की भी बात, अगर ये फिगर निकल के आई भी है, आप बताइए इस पे क्या चर्चाएं हुई हैं आपके अलावा? मुझसे आज तक ये सवाल सिस्टम के किसी अधिकारी से बात हो या कहीं पॉलिटिशियंस हो, इन्होंने उठाई हो? नहीं। कुछ कुछ मीडिया या कुछ आप जैसे सेंसिटिव लोग इस चीज़ पे बात भी करते हैं। कहाँ बात हुई है हमारे, बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं रिसर्च भी कर रही थी इस एपिसोड के लिए, तो जो बहुत पॉपुलर और वायरल तरीके के केस हो गए हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनके बारे में देखने को मिलता है। लेकिन जो रोज़मर्रा इतनी लड़कियों का रेप हो रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके बारे में हार्डली आपको कुछ कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो सबसे पहले बेसिक रूट कॉज से ही स्टार्ट करते हैं। आप इंडिया के कोने-कोने में जाकर इन रेप सर्वाइवर्स के साथ काम करते हो, इन विक्टिम्स के साथ काम करते हो। जस्टिस में इतना डिले क्यों लगता है? आई जेन्युइनली फील दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी केस में 10 15 20 साल बाद कोई फैसला आ भी जाता है, तो उसका क्या फायदा? मतलब आपकी लाइफ के 20 साल निकल गए उस फैसले तक पहुंचने में। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और यहाँ तो ना जस्टिस डिनाइड भी है, डिले भी होता है और डिनाइड भी होता है। बहुत कम कन्विक्शन है, 28% से भी कम कन्विक्शन है हमारे देश में। अगर वो भी रिपोर्टेड केसेस की अगर हम बात करें, तो अगर 100 केस रिपोर्ट होते हैं तो 28 में सज़ा होती है, बाकी सब छूट जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो एविडेंस कलेक्शन के प्रोसेस हैं, या सेंसिटिविटी है, या हॉस्टाइल हो जाते हैं, बिकॉज इतना टॉर्चरस है ना दैट पूरा का पूरा प्रोसीजर, कि कोर्ट में आपको जाना, पुलिस में धक्के खाना, ये जो धक्का खाना, लिटरली धक्का खाना, चप्पल घिसना हम सुनते थे ना, वो लिटरली विक्टिम्स के साथ होता है। और जो एंड ऑफ द डे ऑलरेडी विक्टिम है, जिसके साथ इतना ग्रूसम क्राइम हुआ, उसको न्याय लेने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ता है कि वो गिव अप कर देते हैं अपनी फाइट को। तो वो अब विटनेस नहीं देते, या वो फिजल आउट हो जाते हैं, या वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, या वो पैसा ले लेते हैं, वट एवर इट इज़। मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ, वो अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं। कन्विक्शन होती है 28% केसेस में, 28 से भी कम की एवरेज है, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। हमारे देश में तो ज़्यादातर 80-90% से अधिक केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सोशल फैब्रिक है, सोशल स्ट्रक्चर है, तो जस्टिस डिनाइड ही है। डिलेड भी तो बात की बात है, डिनाइड है और टॉर्चरस है, और बहुत ही बेहुदा जर्नी है। मैं ओपनली आपके पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी जर्नी है जिसको कोई ना जिए। तो मैं क्या बोलूँ कि जस्टिस डिनाइड, डिलेड एंड टॉर्चरस। जैसा आपने कहा कि 28% से भी कम लोगों को न्याय मिल पाता है या उनके जो अपराधी हैं, जो कन्विक्शन हो पाता है उन केसेस में, राइट? इसका मतलब है 72% जो ऐसे रेपिस्ट हैं, वो हमारे बीच में ही घूम रहे हैं। जी, वो एक सोसाइटी का फैब्रिक बन गए हैं। जी। उनके लिए तो बहुत आसान है वापस से सोसाइटी में आके घुल-मिल जाना, बट इन रेप सर्वाइवर्स की क्या स्टोरी होती है? ये कैसे रीइंटीग्रेट होते हैं सोसाइटी में? एक तो इतना बड़ा आप ये क्राइम अपने साथ झेलते हो। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर, जैसा आपने कहा 90% केसेस गो अनरिपोर्टेड। सिर्फ 10% केस हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती है। तो एक लड़की जिसके साथ ये हुआ है, वो जाकर पहले रिपोर्ट करती है। सिस्टमिक लेवल पर वहीं से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। हमारी पुलिस भी कहीं न कहीं थोड़ी इंसेंसिटिव है इन केसेस को लेकर। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली सिस्टमिक रिफॉर्म्स आल्सो, और इस सिस्टम की कन्वर्सेशन ना मैं कुछ लेयर्स में करना चाहती हूँ आपके साथ। द फर्स्ट लेयर इज़ व्हेन समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड, तो लड़की के घर पे क्या कन्वर्सेशंस होती है, अ, और क्यों वो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पाते हैं? देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि हमारी डिवाइड इतनी ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। मैं और अब जब यहाँ
अच्छे सुंदर स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं। वहाँ पर जब हम बात करें एक महिला की जो एक गाँव में दूर-दराज में जहाँ पर वो गैया चराती है, या एक जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और वो वॉशरूम जा रही है और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो गई है, कहीं एक मतलब एक छोटी बच्ची, क्योंकि हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बट आई एम काउंटिंग दैट इन हम क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ भी काम करते हैं, जो कि बिल्कुल अनटच्ड है टॉपिक। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिला बोल सकती है। यहाँ बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो वो तो कोई बात ही नहीं करता। तो जब वो छोटी बच्चियाँ, टीनेजर बच्चियाँ या इवन बॉयज़, मतलब विलेज के उस स्थान पर हैं जहाँ पर हम लोग मतलब रिलेट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह हमारे यहाँ एग्ज़िस्ट करती है, इतनी गरीबी है। या यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स के जो बच्चे हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो डेली वेजर्स के बच्चे हैं, जिनके साथ ही अपराध होते हैं, या उनकी वाइफ्स वल्नरेबल होते हैं, या वो महिलाएँ जो उस घर में रहती हैं। तो ये देखिए, ये किस बैकग्राउंड से हैं, उनके साथ ये हुआ। तो एक ये सबसे बड़ा कारण था कि उनके पास आर्थिक जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो वो सबसे बड़ा उनका एक रुकावट बनता है उनको रिपोर्ट करने में, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनके पास उनको पता नहीं पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी कैसे जाएँगे वो? आप बताइए, अगर ऐसा कोई अपराध हुआ और अगर करने वाला थोड़ा-सा भी पैसे वाला हुआ, पहली बात तो वो कैसे निकल के उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे? तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसको अगर वो 1 दिन का दिहाड़ी छोड़कर रिपोर्ट करने जाएगा, तो उसका दिहाड़ी का नुकसान होगा, और वहाँ पे जो पैसा लगेगा, फिर वहाँ पुलिस कैसी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। उस पे भी तो पूरे एपिसोड्स बन सकते हैं कि वहाँ उसकी क्या ही सुनवाई होगी। वो 100, 200, 500 रुपए दे के अपनी सुनवाई भी कराएगा, ब्राइब भी देगा अपनी रिपोर्ट लिखाना। मतलब उस महिला की बात कर रही हूँ, महिला अकेले तो जा ही नहीं सकती, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स हैं, आर्थिक फैक्टर्स हैं, जो ऐसे क्लास की मैं बात कर रही हूँ, जो आर्थिक स्थिति में नहीं है, और जो इकोनॉमिकली उस पोज़ीशन में नहीं है कि रिपोर्ट कर पाएँ। और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो न्याय तो फिर दूर की बात है। रिपोर्ट करने के बाद भी न्याय के लिए भी पैसा खर्च होता है। जितनी भी प्रो बोनो सर्विस हों, जितना भी हम बोलें कि फ्री की चीज़ें उपलब्ध हैं, या फ्री सर्विस उपलब्ध है, वो सिर्फ़ कागज़ों में है, अच्छा दिखता है, फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं, लीगल सर्विस अवेलेबल है। ऐसा लेने के लिए फ्री सुविधा या मुफ़्त सुविधा, मतलब उसके लिए भी एक जद्दोजहद है। तो ये तो हुआ उस सेगमेंट की बात। अब मिडिल क्लास देन अपर मिडिल क्लास, जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स मिडिल क्लास महिलाएं निकल के या बच्चियां निकल के या केसेस रिपोर्ट होते हैं, जद्दोजहद तो स्ट्रगल उनकी है। अब रही प्रिविलेज क्लास की बात। प्रिविलेज क्लास में भी पहली बात तो दे आर लेस वनरेबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता है, होता है। वहाँ की महिलाओं के साथ भी यौन उत्पीड़न, या बट रेप जैसा, ऐसा जैसे ब्रूटल रेप करके कोई भाग गया, ऐसा नहीं है। वो बहुत कम कम है, केसेस बहुत देखे कम जाते है। हैं प्रिविलेज। वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स अलग-अलग हैं, और क्योंकि एजुकेशन है, तो थोड़ा-सा रिपोर्टिंग ईज़ी है, उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, उनकी रिपोर्ट जल्दी लिखी जाती है, उन पे एक्शन कार्रवाई और प्रोसीडिंग्स, दे कैन अफोर्ड लॉयर्स, तो वो सारी फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। तो मतलब रिपोर्टिंग ना होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आर्थिक। सोसाइटी किस तरीके से देखती है, और आर्थिक जो दिक्कतें आती हैं, इकोनॉमिक दिक्कतें, कि पुलिस स्टेशन तक जाने का पैसा और बार-बार जाने का पैसा, और अगर आपको लीगल एडवाइस मानिए प्रो बोनो भी मिल रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, कोर्ट जाने का लेकिन बार-बार पैसा। कोर्ट जाने का पैसा, अपना दिन का काम छोड़कर जाने का पैसा, एग्ज़ैक्टली। उस सब के चक्कर में वो लड़ाई इतनी बड़ी लगने लगती है कि आपको लगता है कि मैं अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है वो हो गया, एंड हो लेट गया। मी लिव। यस। वो मूव ऑन कर जाते हैं वहाँ यस। से। पहला सिस्टमिक तो ये हुआ कि रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती है। सेकंड सिस्टमिक चैलेंज जो आता है कि अगर रिपोर्टिंग करने कोई पुलिस स्टेशन भी जाती है महिला, तो इज़ आवर पुलिस सेंसिटिव इनफ कि वो एक केयरफुल तरीके से उनको हैंडल करें उस विक्टिम को, या फिर वहाँ पे भी इनसेंसिटिविटी का उनको सामना करना पड़ता है? बहुत इनसेंसिटिविटी का सामना करना पड़ता है। ये बोलने की भी बात अजीब लगती है कि एक महिला जिसके साथ शोषण हुआ, पहले तो अगर जैसा बताया आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या गई है, तो वैसे भी उसको बिठा देंगे घंटों। एफआईआर लिखा, उनको बोलना भी बेचारों को नहीं आता, उनसे बातचीत कैसे करें। और सामने से पुलिस हमारी ऐसी नहीं है कि सामने से कर ले, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बट माइन्यूट है बहुत नंबर। तो अगर वो मतलब सेंसिटिविटी तो एक बहुत बड़ा शब्द है उनके लिए, वो अगर नॉर्मल अपनी ड्यूटी भी कर लें, विदाउट बीइंग सेंसिटिव भी कर लें, तो बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी बात आपसे यहाँ कह रही हूँ कि सेंसिटिव तो एक हम ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। अगर वो
अपना काम भी कर लें। अगर वो बोले मुझे एफआईआर करनी है और वो कर दें, वो बड़ी बात है। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग्स हुए निर्भया केस के बाद, जेंडर सेंसिटाइजेशन, और मैं खुद पुलिस की ट्रेनिंग करती हूँ। वो जो फ्रंट डेस्क पे बैठने वाले हैं, स्पेशली ये जो महिलाओं के लिए महिलाएं बैठी हैं अभी, बट वो भी बहुत इंसेंसिटिव हैं। बहुत कम मिलेंगी जो जिनको लगेगा कि, और वो वहीं जज करने लगते हैं। जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी करती हूँ तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप जज मत करिए, आप कमेंट मत करिए, आप जो वो कह रही है आप उसको प्राइमा फेसिया मानिए। और क्योंकि ये है, ये लॉ भी कहता है कि जो लड़की कह रही है या औरत कह रही है उसके साथ हुआ है तो मानिए, उसको एज इट इज लिखिए। बट ये अपने कमेंट लगा देते हैं, अच्छा तुम झूठ बोल रही हो सब क्या ऐसे चली गई, तुम वहां क्यों गई, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक डाइकोटमी और द्वंद्व देख रही हूँ। जब एक लड़की अपनी शादी के बाद कोई केस लेके जाती है डाउरी का, अपने इन-लॉज़ पर, दहेज का, या फिर किसी उत्पीड़न का, या उनके परिवार के शोषण का, किसी भी तरह का केस लेके जाती है, तो उनकी सुनवाई और रिपोर्ट बहुत जल्दी हो जाती है। इस हद तक जल्दी हो जाती है कि जो लड़के की फैमिली वाले हैं, उनको भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है। और वहीं पे अगर एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसके साथ रेप हो गया है, वो इस तरह का केस लेके जा रही है, तो उनकी सुनवाई नहीं है। क्या ये 2 लॉज़ बिल्कुल बिल्कुल अलग डायरेक्शन में नहीं है? मतलब हाउ इज़ इट देख पॉसिबल? देखिए, अभी वो भी 498 जो इसकी आप बात करें, वो भी अब हाँ। बहुत तरह बहुत जद्दोजहद है। हमारे पास वैसे भी केसेस आते हैं, उसमें भी बहुत आसानी से रह नहीं गया है। बट वहाँ फिर भी थोड़ा-सा, क्योंकि जो औरत उत्पीड़न की कंप्लेंट लेके जा रही है, डाउरी की या जो भी, वो फिर भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन हो जाता है पुलिस को। और मुझे लगता है वहाँ मॉनेटरी एक्सचेंज की वज़ह से थोड़ी मोटिवेशन है। यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि वो इतनी गरीब लड़की है जो रिपोर्टिंग के लिए आई है। इतना गरीब परिवार है कि वहाँ पे मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं है मुझे सिस्टम के लिए। ये एक फैक्टर भी है। और अभी 498 का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और वहाँ पर भी बहुत आसानी से कंप्लेंट्स नहीं हो रही है। बट बलात्कार का क्या है ना कि यहाँ पे जैसे जो मानसिकता पुलिस वालों की भी है, वो इमीडिएटली रेजिस्ट करते हैं। एक तो अपनी रेपुटेशन उनकी, ये कि हमारे थाने में, थाने का एक एरिया में बलात्कार की घटना दर्ज होगी तो वो ब्लैक लिस्ट होता है थाना। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि इनको रिवॉर्ड करना चाहिए अगर ये लिखते हैं एफआईआर। बट अनफॉर्चुनेटली जिस थाने में कम से कम एफआईआर होती हैं, स्पेशली रेप्स की, वो थाना अच्छा माना जाता है। तो इस चक्कर, अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में भी वो कम करते हैं। ऊपर से माइंडसेट ऐसा है कि वो मानना ही नहीं चाहते कि बलात्कार हुआ है। और क्योंकि फिर इन्वेस्टिगेशन ये वो, और वो सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं। बहुत सारी इश्यूज हैं, जो पुलिस के, एक पुलिस वाले का जो माइंडसेट है ना, उस पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें डेटा से पता चला है कि 92% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर वो ये वीडियोज़ को, ये पॉडकास्ट को और लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ आपके सपोर्ट से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं इस काम को हर हफ्ते आपके सामने पेश कर सकूँ। ये तो हमारा सेकंड लेयर सिस्टम का है, पुलिस, जहाँ पर जाके रिपोर्टिंग होगी। पहला लेवल की हमने बात की, घर पे किस तरह से उनको सोसाइटी है। देखा गया, सोसाइटी किस तरह से इक्विप्ड है। सेकंड इज़ पुलिस। अब चलिए, पुलिस में रिपोर्टिंग भी हो गई, अब लीगल बैटल शुरू हो गया। थर्ड जो है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जस्टिस के लेवल पर बात करते हैं, उस लेयर पे बात करते हैं। वहाँ पे क्या काम हो रहा है? अ, जैसा कि हमने बहुत सारे पॉपुलर केसेज़ में देखा है, जो बलात्कार के बहुत ज़्यादा वायरल केसेज़ हो गए, जैसे कि निर्भया का केस भी इतने सालों बाद जाकर जस्टिस मिला। तो ये हमारा प्रोसेस इतना लेंदी क्यों है, और अभी ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं? जस्ट टेक मी थ्रू दिस प्रोसेस कि होता क्या है? देखिए, प्रोसेस पहले भी वही स्पीड है, और अभी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में आया है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक में नहीं आया। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स असाइंड हुए हैं, बट अगर उनकी स्पीड देखी जाए तो मेरे पास केसेस हैं जो निर्भया के समय से ही, मैंने क्योंकि इसमें काम करना शुरू किया था इस मुद्दे पर, अभी तक वो केसेस चल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट्स में भी चल रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, और कोर्ट डेट्स बहुत लिंगर ऑन करती हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं लीगल प्रोसेस में। कई बार उस साइड से कोई नहीं आता, इधर से नहीं आता, या विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो लंबे खिंचते हैं केस। बट एट द सेम टाइम, कन्विक्शन अगर 2 साल के अंदर हो जाए तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। बट वो हो नहीं रहा है। हमने निर्भया के बाद से हमने जो जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस में सबने मिलकर उसमें योगदान दिया, और उसमें अच्छी गाइडलाइंस दी गई, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। टाइमली एविडेंस कलेक्शन नहीं होते, टाइमली चार्जशीट फाइल नहीं होती,
और बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है। वो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स जो लीगल सिस्टम में आने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। टाइमली एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट हो पाता है? टाइमली चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो पाती है? क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो वी डोंट हैव अ स्पेशल टास्क फोर्स, है ना। इसके लिए रेप केसेस के लिए अलग से टास्क फोर्स नहीं है। वही पुलिस वाला किसी वीआईपी की ड्यूटी भी कर रहा है, वही पुलिस वाला एक एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल भी ले गया, वही डाउरी का केस भी देख रहा है। मतलब ही इज डूइंग मल्टीटास्किंग। मतलब वो इलेक्शन ड्यूटी में भी चले जाता है। तो वो एक एक्सपर्टी और फोटे नहीं आ पाता है किसी केस को डील करने का। और उनकी नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग जितनी पुअर है, बट बहुत कोशिश की है सरकार ने वो मतलब, बट वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे करी है। कि हाँ, ऑन पेपर्स आप बताइए ट्रेनिंग्स हैं उनकी, उनको रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी इनफ स्लीप नहीं है, उनकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट देयर इश्यूज ऑल्सो ना। मैन पावर कम है, पुलिस वाले जितने होने चाहिए पर नागरिक पर नहीं है। तो वो एक अलग ही एक पूरा डिस्कशन है। आई थिंक एक पुलिस ऑफिसर का आप इंटरव्यू करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ पर उभार पाएंगे। वो उनकी प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम हु सफर्स, एंड ऑफ द डे सफर कौन करता है? एक विक्टिम। और जहाँ हम जिस चीज़ की बात करें, एक रेप विक्टिम। तो हर तरह से हमारा जो उसकी वजह से जब वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में ठीक से नहीं दे पाते हैं, चार्जशीट टाइम से फाइल नहीं कर पाते हैं, या मतलब बहुत सारे लूज एंड्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के जो वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ट्रायल चलते रहते हैं लंबे, तो वो उसका रिपल इफेक्ट कोर्ट में आ जाता है। तो ये सारा है। सो नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितना टाइम मिलता है जस्टिस मिलने में, एक फैसले को आने में, रिपोर्टिंग से लेकर? देखिए, निर्भया केस में 9 साल लगे, बट निर्भया के पहले के भी केसेस चल रहे हैं और निर्भया के बाद के भी केसेस हैं जो अभी तक जस्टिस कहीं तक नहीं पहुंचे। तो हाँ, लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो भी जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिंगर ऑन होते रहते हैं। तो कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। इन माई करियर आई हैव नॉट सीन इवन वन केस कंक्लूडिंग विच इज़ निर्भया। वो सुप्रीम कोर्ट तक गया क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड केस था। बाकी सब अभी तक कन्विक्शन हो भी गई हैं ट्रायल कोर्ट में, फिर वो चैलेंज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लटक जाते हैं। कन्विक्शन चैलेंज क्यों हो जाती है? मतलब अगर लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो मतलब एविडेंस, चार्जशीट, ये सब काम तो किया ही होगा, उसके बाद ही जजमेंट आया होगा, तो फिर बट वो देन वी हैव अ हाई कोर्ट में प्रोविजन टू गो कैसे? टू अपर कोर्ट। वो तो हमारे यहाँ है ही। तो अगर कन्विक्शन हो गई है तो वो चैलेंज करता है एक्यूज्ड। और अगर मतलब कि मेरे इसमें साथ गलत आरोपी, कन्विक्शन हुआ हाँ, है? तो वो उनके लॉयर्स उनको गाइड करते हैं, या मतलब एक प्रोसेस है टू रीच आउट टू हाई कोर्ट एंड अपर कोर्ट्स। और अगर यहाँ पर एक्विटल है तो यहाँ पे विक्टिम फैमिली कोर्ट जाती है, तो वो कहीं ना कहीं लटकता रहता है मामला। और 10, 12, 15 साल तो एक बहुत छोटी एज है, लीगल एज फॉर ऐसे भी एनी केसेस हैं कि कन्विक्शन। जिसमें लोअर कोर्ट ने सजा दे दी है लेकिन ऊपर कोर्ट्स में जाकर उनको बेल मिल गई या फ्री हो गए? जी बिल्कुल। लोअर कोर्ट में हमारे पास एक केस था निर्भया से पहले का, जिसमें लोअर कोर्ट ने भी फांसी दी, हाई कोर्ट ने भी फांसी दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया उनको, बिल्कुल बरी कर दिया। और दे आर राइट नाउ अराउंड अस, कहीं यहीं कहीं टेक कोई कैब चला रहा होगा, कोई क्या। तो उन्होंने कन्विक्टेड आरोपियों को छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से ऐसा क्यों कन्विक्शन। छोड़ा लेकिन उन्होंने? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज जैसा किया आरोपियों ने, क्योंकि फांसी की सजा थी इसमें। तो फांसी की सजा में जब उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन में 2-3 लूप होल्स पाए जिसमें पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया था, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए इन्होंने एक्यूज को छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस की गलती की वजह से जो पीड़ित महिला थी, जो पीड़ित तो महिला थी, जिनके उसको साथ मार रेप दिया हुआ, गया ब्रूटली रेप करके। अच्छा वो वो थी नहीं है, नहीं? वो पहाड़ की थी, वो उत्तराखंड की एक बच्ची थी। उनको हम उत्तराखंड की निर्भया बोलते हैं, किरण नेगी, जिनका निर्भया से पहले बलात्कार हुआ और बहुत जघन्य अपराध ऐसा हुआ कि उनकी बॉटल्स तक इंसर्ट कर दी गई, उनको ब्रांड कर दिया गया, गरम गरम पाना लगाया गया शरीर पर। छोटी सी वो 19 साल की लड़की यहाँ कॉल सेंटर में गुड़गांव में जॉब कर कर अपने घर जा रही थी दिल्ली में। द्वारका का ही केस था। और जब वो वहाँ से अपने घर की तरफ पहुंची तो 3 लड़कों ने किडनैप किया और उनका बलात्कार किया और उनको कहीं दूर हरियाणा में जाकर फेंक दिया। उनको 2 दिन लगे मरने में, तड़प तड़प की वो लड़की 2 दिन मरी है। और बिल्कुल ठंड में, ऐसे ठंड के दिनों में जब हम लोग बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं बाहर रहना, रात भर वहाँ पड़ी रही। और जब उनकी बॉडी रिकवर हुई तब यहाँ पर कुछ आरोपियों को संदेह में पकड़ा गया कि इन्होंने किया, क्योंकि उनकी दोस्त साथ में थी तो उनके सामने किडनैप हुआ। तो लड़कियों ने पहचाना, जो उसकी दोस्त थी, कि ये गाड़ी यही थी और यही लड़के थे। उनके बिना पर ये लोग अरेस्ट हुए। फिर इनसे पूछताछ की गई तो ये खुद ही लेके गए कि हाँ, हमने एक बलात्कार करके यहाँ फेंका है इस गांव में। फिर वो
लेके गए वहाँ बॉडी रिकवर की, फिर हम उस बच्ची को तब तक मैं नहीं मिली थी, उसके बाद वो फ्यूनरल हुआ, जो भी हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उनके बयान के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया, उन आरोपियों को। उन्होंने कन्फेस किया, बट हमारा कोर्ट नहीं मानता है वो कन्फेशन। वो कहता है प्रूफ करो कि इन्होंने किया, तो पुलिस को प्रूफ करना था। तो पुलिस ने कुछ जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे और साइट से, वो 2 दिन पुलिस स्टेशन से नहीं निकल पाए किसी भी रीज़न से, क्योंकि एज आई सेड कि वो भी ओवरबर्डन है या जो भी है, वट एवर रीज़न, वो सैंपल कनेक्शन नहीं हुआ और वो गाड़ी उन्होंने लॉक नहीं की, सील नहीं की। तो वो 2 बिना पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया उन्हें। और ये उन लोगों को जो रेपिस्ट हैं उनको ये लीगल लूप होल्स उनके लॉयर्स बताते हैं कि आप इस तरह से अप्रोच करो या नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको तो सरकारी वकील मिलते हैं। हर केस में आरोपी को भी सरकारी वकील का एक्सेस है, तो उनको सरकारी वकील मिले, बट उन्होंने कुछ नहीं, ये पुलिस का पूरा गुफअप है, मतलब उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। लोअर कोर्ट ने तो फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने भी दे दी, पर सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा केस, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई है इस केस में, बट कहीं ना कहीं ये तीनों छूट गए, फांसी से नहीं, आजीवन कारावास में नहीं कन्वर्ट हुए, वो बरी कर बिल्कुल ही दिए छूट गए। गया। तो वो बरी होते ही, अभी पिछले साल का ही केस है, वो बाहर निकलते ही एक ने ऑटो ड्राइवर का मर्डर और लूट किया और मार दिया उसको। वो वापस अंदर चला गया बिकॉज ही किल्ड 1 ऑटो ड्राइवर। 2 अभी भी हमारे बीच में हैं। वाह! मतलब कन्विक्ट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से वो लोग छूट जाते हैं। ये इस तरह के केसेस भी होते हैं कि जो पीड़िता होती है वो उसका परिवार अगर वो बच गई हैं तो, और अगर नहीं है, अगर उन्होंने अपनी जान खो दी है तो उनकी फैमिली या जो भी उनके जस्टिस के लिए लोग लड़ते रहते हैं, इवेंचुअली कोई जस्टिस नहीं मिलता है। आपकी आपके नॉलेज में और आपके काम के मद्देनज़र में कितने लोगों को आपने जस्टिस मिलते हुए देखा है? अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो? आई डोंट थिंक सो, मैं उसको जस्टिस नहीं बोलूंगी। जस्टिस तो क्या ही मिलेगा इन केसेस में, आप जरा से जल्दी से जल्दी सजा सुनाइए, जैसे निर्भया केस में हुआ 9 साल के बाद। बट वैसे मैंने अभी अपने एक्टिविज्म के करियर में अभी तक कन्विक्शन लाइफ टाइम की एक हुई है, और ये निर्भया का केस, बाकी सब ये इनजस्टिस हुआ कि उसमें मैंने 10 साल दिए इस केस में, जो मैंने आपको बताया किरण नेगी का केस। तो लाइकवाइज मैं नहीं बोलूँगी कोई मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज देखी हैं। देयर इज़ नो सक्सेस, ओनली हमने जो देखा है वो फेलियर देखा है सिस्टम का, और हमारे सिस्टम ने, हमारे समाज ने, सब ने मिलकर हमारी बेटियों को फेल किया है, सब ने। मतलब आप कह रहे हो कि सक्सेस स्टोरीज़ है ही नहीं कि जहाँ पे नहीं। पीड़िता को न्याय मिल गया हो, जस्टिस मिल गया हो। न्याय मिल भी जाए तो क्या फायदा ऐसे न्याय का, आपने आजीवन कारावास दे दिया एक बच्ची का। अभी मैं बताती हूँ जिसका मैं केस, एक और केस था निर्भया के आसपास ही हुआ था। 5 साल की बच्ची, गांधीनगर की गुड़िया, उसकी बलात्कार करके आरोपियों ने उसको क्या नहीं किया, ब्रुटैलिटी, वो बच गई, वो उसकी किस्मत थी, वो कोमा में थी, वेंटिलेटर पे थी, फिर वो धीरे धीरे रिकवर की, वो बच गई, वो उसका लक है। बट इन्होंने तो अपनी तरफ से उसको मार दिया, और उन आरोपियों को आपने आजीवन कारावास दिया, मीन्स 20 साल में वो बाहर आ जाएगा। 20 साल, अभी 10 साल हो, मतलब 10 साल से ऑलरेडी जेल में है, 10 साल बाद बाहर आ जाएगा, तो मतलब ही वॉज 43 की एज में वो बाहर होगा, वो हमारे बीच में होगा। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस? क्या वो दोबारा नहीं करेगा? क्या रिफॉर्म्स हुए? क्या जेल में उसको कुछ आत्मज्ञान हुआ, या आपने कुछ उस पर वर्क किया? मैं इसको जस्टिस नहीं बोलूंगी, मतलब आपके या अकॉर्डिंग सक्सेस स्टोरी भी नहीं बोलूंगी। अगर कन्विक्शन हो भी गई है 20 इयर्स के लिए, जो जिसको आजीवन कारावास कहते हैं या लाइफ इन प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं, वो हो भी गया, लेकिन आप कह रहे हो 43 की एज में वो वापस से इस सोसाइटी में फिर से घुल मिल जाएगा, तो फिर उन केसेस में मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द राइट जस्टिस? देखिए, प्रावधान पॉक्सो केस में अभी लेटेस्ट सरकार ने दिया है फांसी की सजा, कि जैसे ही कोई बच्ची का बलात्कार होता है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है, बट कोई दे ही नहीं रहा। जुडिशरी में कोई मानता ही नहीं है कि हमें किसी की लाइफ, मतलब वो बहुत, उन्हें लगता है कि ब्रूटल है किसी की जिंदगी लेना, जिसने चाहे कोई कैसा भी क्राइम किया हो, तो वो बहुत रिलक्टेंट है फांसी देने में, हालांकि लॉ है। और कुछ जजेस दे भी रहे हैं, तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है वो फांसी, मतलब वो लोग जेल में हैं, और हो सकता है रिक्वेस्ट हो, लाइफ में बदल जाए। तो अभी तक हमने फांसी सिर्फ निर्भया केस में देखी है। सिस्टम को लेकर एक एज अ सिटीजन आप क्या कर सकते हो और विक्टिम को जी, क्या करना चाहिए, कुछ बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। की आपने उसमें जी जी, बातें लिखी हैं। बिल्कुल वही है। कुछ पॉइंट्स, आप की पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहोगे? जैसे कि कुछ की पॉइंट्स यही हैं कि जैसे अब किसी के साथ अगर अपराध हो जाता है तो आप एक शिकायतकर्ता बन सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है जिसके साथ हो वही शिकायतकर्ता बने। स्पेशली बच्चों के केस में, पॉक्सो केस में या कोई भी महिला के साथ ऐसा होता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको उसी पर्टिकुलर एरिया के थाने में जाना है। और आप कहीं पे भी रिपोर्ट करें, पुलिस को बयान दर्ज करना ही पड़ेगा, मजिस्ट्रेट का बयान होगा ही होगा। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। सबूत, जैसा कि मैंने बोला, सब कुछ सबूत इकट्ठा करने पर ही, अगर सबूत ठीक से इकट्ठा नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई तो पूरा केस बर्बाद हो जाता है, तो केस होता ही नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन ठीक हो, जांच हो, अगर आपने किसी पीड़िता को देखा है तो उसके कपड़े नहीं चेंज कराने हैं, उसका सबसे पहले फोरेंसिक क्या मतलब उसकी पहले मेडिकल जांच करानी है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हैं। और लेकिन अगर कोई रिपोर्ट नहीं लिखे, रिपोर्ट करने से मना कर दे, नहीं लिखना चाहे एफआईआर, तो वो आप किस तरह से उनको बता सकते हैं ये कि नहीं, ये कि लिखना आपका ही अधिकार है, पड़ेगा। आपका हाँ राइट है, ये राइट टू रिपोर्ट सच अ केस। आपने कहा कि फोरेंसिक टेस्टिंग, फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए जाना चाहिए, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो विक्टिम को जला देते हैं या करेक्ट। उनके साथ इतनी ब्रूटैलिटी कर देते हैं, उनको कहीं छोड़ देते हैं कि वो कई दिनों तक वहीं पड़े जी, हैं। अगर सर्वाइव कर गए तो कर गए, नहीं भी किए तो उस केस में एविडेंस तो मतलब कितना रह जाता बहुत है। ही कम रह जाता है, बट जो भी है तो उसमें विक्टिम का बयान सबसे ऊपर होता है। फिर उसमें अगर विक्टिम ने बोल दिया कि मेरे साथ हुआ, तो उसी को आप एविडेंस मानते हैं। इफ शी इज अलाइव, शी वट एवर शी सेज द थिंग। समस्या वहाँ आती है जब ब्रुटैलिटी की बात वो नहीं रहती हैं, तो उसमें प्रूव करने में थोड़ा इशू है। बट जब वो जिंदा है और वो पहचान रही हैं और बता रही हैं, तो उसी को आधार माना जाता है। अच्छा, इसी वजह से शायद बहुत सारे जो रेप विक्टिम्स होते हैं, उनको वो लोग रेप के बाद मार देते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो अब इस लायक ही नहीं बचे कि वो रिपोर्ट जी, कर ये पाएँ। भी सच्चाई है। इसीलिए अगर विक्टिम्स नहीं रहे तो पुख्ता जांच सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसी डर से वो एक्यूज़ ज़्यादा हत्याएँ भी कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल तो पूछ रही हूँ बट अंदर ही अंदर, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो अ वुमन, ये इतना डिफ़िकल्ट है ये टॉपिक और इतना सेंसिटिव है कि आप मतलब आपकी बहुत हिम्मत है कि आप इसके बारे में इतनी दूर तक इतने सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बट ये बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं करना। इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को मैं डेफिनेटली एज अ वुमन भी समझती हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री भी समझती हूँ। और जहाँ आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, हम जहाँ लेयर्स की बात कर रहे थे इस कॉन्वर्जेशन में, तो हमने सोसाइटी की लेयर की बात की, हमने पुलिस या रिपोर्टिंग की लेयर की बात की, हमने लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट की के लेयर की भी बात की ना। फोर्थ लेयर जो मुझे लगती है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम है। बहुत सारा जो हम, एंड व्हेन आई से एजुकेशन सिस्टम, आई डोंट मीन ओनली द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो स्कूलों में पढ़ाई होती है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बल्कि क्या ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं लोगों को ज़्यादा एजुकेट करने में अबाउट अबाउट रेप इन आवर कंट्री। जो आपने अभी फोर्थ लेयर की बात की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। आई थिंक एजुकेशन इज़ द की। ये सोल्यूशन भी है और अवेयर प्रिवेंशन भी है। अम, अगर अगर अच्छी एजुकेशन, सही एजुकेशन, अगर स्कूल्स की बात की जाए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। तो अगर बच्चों में अगर हम अच्छी शिक्षा, संस्कार वाली मैं वो वाले संस्कार नहीं बोल रही हूँ जो कि हम टिपिकली इंडिया में संस्कार, इंडियन वो हिंदू वाले संस्कार नहीं, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो किसी भी पद्धति से आए, वो सबसे ज़्यादा अगर आपने दे दिए तो आपका सोल्यूशन तो वही है। बट मीनवाइल, जैसा कि अभी हम लोग जो अवेयरनेस कर रहे हैं, लीगल एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, जो पंचायत लेवल तक मेरा विजन है ले जाने का, कि अगर ये जिस गांव की मैं बात कर रही हूँ, उस गांव में पंचायत को पता होता कि ऐसा करना है, तो हो सकता है उस बच्ची को अच्छी चिकित्सा मिल जाती, अच्छा हेल्थ मिल जाता, तो हो सकता है वो बच सकती थी, कहाँ किस हॉस्पिटल ले जाना है, ये वो। तो उन पर भी हम काम करें, वो एजुकेशन भी, लाइफ स्किल्स, हर केस को लेके, नॉट ओनली कि हम सिर्फ रेप विक्टिम्स की, रेप की बात कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें जब हमारे देश में आ जाएंगी तो वो बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और वो सबसे बड़ा वो है, लेवल है। तो आपकी रिसर्च के हिसाब से एक रेपिस्ट का माइंडसेट क्या होता है? देखिए, माइंडसेट की अगर बात की जाए तो माइंडसेट भी मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट से वो बलात्कार करता है। कई बार अ, देखिए, अगर आपके मन में रेप करने का एक अंदर से एक कुछ अर्ज हुई कि मुझे रेप करना है, और आपने आपने देखा हु इज द सॉफ्टेस्ट टारगेट, आपने ये देखा, आपने आप और मैं, और अगर एक छोटी बच्ची है और किसी लेबर की बच्ची है और हम साथ में ही हैं, अ रेपिस्ट विल टारगेट हर, बिकॉज उसको पता है यहाँ पर नो बडी विल रिपोर्ट, वो बच्चा कुछ बोलेगा नहीं,
आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी वो किस तरह से वो परखेगा कि किस को टारगेट करना है रेपिस्ट को, वो भी पता है। तो दे आर ऑल्सो लाइक स्मार्ट इन देयर हेड। ऐसा नहीं है मतलब कि सोच समझ कर ही करते हैं वो जब करते हैं। रेप इज एन एक्ट विच इज थॉट वेरी प्रोफेशनली इन द सेंस, मतलब वो अच्छे से सोच समझ के होता है। मर्डर कहते हैं ना फिट ऑफ रेज में होता है, रेप नहीं होता फिट ऑफ रेज में। वो फिट ऑफ अर्ज भी नहीं होता जो बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं, अर्ज हुई और उसने रेप किया, ऐसा भी नहीं है। सेक्सुअल अर्ज कैन बी पेसिफाइड, इट्स नॉट समथिंग विच, ऐसे तो फिर सारे ही रेपिस्ट हो जाएं। इट्स समथिंग विच इज लाइक वेरी थॉटफुली प्लान्ड। अब आपको बच्चे को पिकअप करना है, बच्चे सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, तो वो सबसे पहले बच्चों को टारगेट करते हैं। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, अंडर जी द एज ऑफ बिल्कुल, 18 होते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा। स्पेशली जो बोल नहीं पाते, आजकल बहुत ज़्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जब मैं सुरक्षा की बात करती हूँ, मुझे बच्चों की ज़्यादा फिक्र है। महिलाओं का तो हमें पता है कि एटलीस्ट वो बता पाएंगे किसने किया, बच्चे तो बता भी नहीं पाएंगे, और वो रिपीट ऑफेंडर्स हो जाते हैं फिर। दैट्स द होल थिंग कि क्योंकि वो छूटा, फिर उसने बाहर आके फिर से किसी के साथ किया, फिर नहीं पकड़ा गया, ही कंटिन्यूज देन। लेकिन मल्टीपल अगर किसी के ऊपर ये एक्यूजेशंस लग रहे हैं रेप के, जैसा आपने कहा वो छूटा, उसने फिर किसी के साथ किया, फिर दोबारा छूटा ऑफेंड मतलब हुआ, पकड़ा नहीं गया, पकड़ा ही सॉरी। नहीं हाँ गया। अच्छा, तो वापस से फिर से वो दोबारा से करते जी हैं और जी ये एक रेपिस्ट का माइंडसेट है। जी। कुछ ऐसे हैबिट्स हैं उनके या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिससे हम रिकग्नाइज कर पाएँ रेपिस्ट को? देखिए, इस पे कोई रिसर्च ही नहीं हुआ, हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ ये। बहुत इस पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, और मेरा काम ज़्यादा विक्टिम्स की तरफ है, तो उस पे मेरा भी ध्यान नहीं गया। बट अभी आई एम ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स दिस। बहुत सारे मेंटलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और ये सब मिलके इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, पैसा खर्च करने की सरकारों को ज़रूरत है। इस पे कुछ ना कुछ एक मैपिंग करने की ज़रूरत है, वो हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और अभी पर से डिफाइन करना मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं कुछ डोमिनेट करती हैं, मतलब आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक नाउ ऑन इट, बट व्हेन आई हैव सम एक्सपर्ट ओपिनियन वी विल डेफिनेटली टॉक कि किस तरह के फैक्टर्स हैं जो प्रोवोकेट करते हैं और जो प्रमोट करते हैं, जो जेंडर वाला कल्चर है, जो जेंडर सप्रेसिंग कल्चर किस किस कुछ कुछ कम्युनिटीज़ का बहुत हावी होता है। दो ज़्यादा फैक्टर, और जो थोड़ा माचो कल्चर जो कहते हैं ना, हाँ, मैं तो थोड़ा बहुत सारी। इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ये जानना चाह रही हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे हम उनको फिर रोक सकते हैं। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम रोकेंगे कैसे? आई एग्री विद यू, बट इस पे अभी थोड़ा काम होने की जरूरत है। अभी फिलहाल आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस टू टॉक मच ऑन दैट, बिकॉज मैंने उस पर अभी काम ज़्यादा नहीं किया है। योगिता, हम बात कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ रेप होता है ना। उस सिचुएशन में उन लड़कियों को अपने खुद के राइट्स के बारे में भी नहीं पता, एंड मैरिटल रेप भी एक रियलिटी है उन जी लोगों के साथ। मतलब उन उन लोगों को, उन मैरिड लड़कियों को भी ये नहीं पता है कि उनके क्या राइट हैं, जी कंसेंट का क्या मतलब होता है। जी। और ये कॉन्वर्जेशंस जो हैं ये उन घरों में नहीं हो रही है, तो उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? मतलब दैट्स द रियल चैलेंज, क्योंकि हम जो ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ये जिन लोगों से देखा जाएगा वो लोग कुछ ना कुछ मिडिल क्लास या थोड़े पढ़े लिखे उस कैटेगरी के ही लोग होंगे। वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उन तक पहुंचना, स्पेशली उन महिलाओं तक पहुंचना जिनको कंसेंट नहीं पता है, जिनको उनके हस्बैंड रोज रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, जिनको नहीं पता उनके साथ रोज बलात्कार हो रहा है, क्योंकि वो उनकी मर्जी के विरुद्ध हो रहा है। लीगली भी इसमें डिफाइंड है कि अगर आपकी मर्जी के विरुद्ध हो रहा है तो वो बलात्कार है। मर्जी एक सबसे कंसेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बट हमारे यहाँ मैरिटल रेप तो बड़ी अभी दूर की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। और स्पेशली अंडर प्रिविलेज वुमेन जिनको लगता है ओके ही इज़ माई हस्बैंड, वो कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ भी कर ले क्योंकि उसने 4 फेरे लिए या 7 फेरे लिए हैं, या उसने कुछ लीगल पेपर साइन किए, तो उसकी पूरी राइट है मेरे ऊपर। ये सबसे पहले यहाँ की जर्नी वहीं शुरू होगी जहाँ महिलाओं को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, उनको सच में नहीं पता। कि कंसेंट होता क्या है हाँ, कंसेंट होता क्या है। और ये और ज़रूरी भी बहुत है। ज़्यादा टॉर्चर हो रही है एवरीडे, ब्रूटल मतलब ब्रुटैलिटी उनके साथ, मारपीट भी होती है। खाली ये नहीं कि बलात्कार के साथ साथ ब्रुटैलिटी, मारपीट वो उसका हिस्सा, जो पूरा ब्रुटैलिटी का हिस्सा है, वो सहती हैं ये सोच के कि वो मेरा पति है और ये उसका अधिकार है। तो ये एक बहुत मेजर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, स्पेशली उसमें। और अननेचुरल सेक्स
बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, बट देन अगेन अननेचुरल सेक्स मतलब? means they are not doing in a natural way, where women is not getting even reaching out to that pleasure of sex, and where just men they are having sex, and in terms of pushing themselves into something which women is not comfortable, वो मतलब उस चीज़ के लिए comfortable नहीं है, बट उस चीज़ को वो मतलब डिमांड करते हैं और इसको रेप की कैटेगरी में लाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट पर हैव ये क्योंकि उन औरतों को पता ही नहीं है उनको उनकी पता इसके भी बारे नहीं, में। उनको भी नहीं पता, और लॉ भी सपोर्ट अभी मैरिटल रेप्स को नहीं कर रहा है। तो अगर हम औरतों को इस बारे में बता भी दें, लेकिन जो मेन है उनके माइंडसेट के साथ कैसे काम किया जाए, उनको कैसे कंसेंट का, रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर का, उस स्पेशली अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उस कैटेगरी में आप कैसे पेनिट्रेट देखिए कर सकते वो हैं, क्या आइडियाज है आपके बहुत वहाँ बड़ा पर? एक स्पेस है जिसको मतलब कवर एक तरह से करेंगे, सोशल रिफॉर्म है पूरा। बहुत बड़ा, बट उसको बहुत जैसे कि उसमें पूरी एक जनरेशन जाएगी। इट कैन स्टार्ट नाउ विद यंगर किड्स ओनली। मतलब हम बात करें कि औरतों को भी ये जस्टिफाइड लगता है, जो वायलेट हो रही हैं उनको तो उन्हें भी जस्टिफाई, जस्टिफाइड लग रहा है, तो करने वाले को तो बिल्कुल ही आम सी बात लगती एग्जैक्टली, होगी। जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो मना नहीं करेंगे, जब तक वो रेजिस्ट नहीं करेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब तक अवेयरनेस का फायदा भी नहीं है। तो महिलाओं से ही बात करें इसमें तो बेटर रहेगा। इसमें पुरुषों को हम, क्योंकि पुरुषों को अब उस स्टेज पे बताने का कोई मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। आई थिंक वी शुड टॉक टू यंगर किड्स जो अब बड़े हो रहे हैं, और विमेन शुड स्टार्ट हैविंग अ डायलॉग कि ये मेरे लिए ओके नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं भी है, उनको हम जैसी संस्थाओं की, हम जैसी महिलाओं की जरूरत है टू होल्ड कैसे हम हैंड्स। मतलब कुछ ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यंग बच्चे जो अभी 15 16 17, जैसे हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं या डिफरेंट स्टाइल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं अबाउट दिस मैटर इन फॉर्मल स्कूल्स, यहाँ पे जो बड़े शहरों में स्कूल हैं, तो क्या गांव में जो बच्चों को एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, जो बार बार फेल हो जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे उनका एक माइंडसेट, क्योंकि 14 13 14 की एज पे एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है, सेक्स को एक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, तो उस लेवल पे जाकर कुछ रिफॉर्म्स किए जा हम सकते चाहते हैं। हैं कि सरकार करे कुछ, क्योंकि देखिए हम एनजीओ लेवल पे बहुत कुछ करना भी चाहे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट को हमने ये प्रपोज कर रखा है ऑलरेडी, और ये आज नहीं 10 साल पहले मैं खुद इस कमेटी का हिस्सा थी जिसमें ये ड्रॉप आउट्स को चैनलाइज करने के लिए प्रोग्राम्स, और एजुकेशन में रिफॉर्म्स, और मॉरल एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, जेंडर न्यूट्रल काइंड ऑफ अप्रोच, जेंडर ये जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर वर्क करने के लिए पूरा करिकुलम दे रखा है हमने 10 साल से। तब वो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी करंट गवर्नमेंट को हमने उसको पुश किया। आई थिंक ये सरकारों को करना सही चाहिए। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू पुशिंग देम टू डू इट। वी कैन डू इट इन आर लिमिटेड कैपेसिटी जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट क्योंकि हमें विक्टिम्स को भी सपोर्ट करना है, तो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को आपस में जुड़ के काम करने की ज़रूरत है। और संस्थाएं भी नहीं, आई थिंक लोगों को आने की ज़रूरत है आगे। ज़रूरी नहीं है कि संस्थाओं को ही काम करना है, इसमें तो हर एक के घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और आई थिंक इट्स अ एवरीबडीज इशू, सबको मिलके एक काम तरह से करना एक सिविक ड्यूटी भी है कि हम जी, किस किस लेवल पे जाके हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी, और मुझे लगता है एक्टिविज्म ही सिर्फ एक अकेला तरीका नहीं नहीं है, है, जो एक्टिविज्म जो आप कर रहे हो ग्राउंड पे जाके उन लोगों से मिलना, पीड़ितों से मिलना, फिर उनके लीगल बैटल में उनकी हेल्प करना या उनको उनको सही चैनल बताना, एक तो वो तरीका है जो है एक्टिव एक्टिविज्म। दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग करने में, आप एजुकेशन करने में, आप मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, पैसे भी डोनेट कर सकते हो। आप अपने लेवल पर अगर आपके आसपास में एरिया में जो स्कूल्स हैं, जो कॉलोनीज़ है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे बड़े स्टेप्स हमें सबको मिलकर करने पड़ेंगे जहाँ से हम थोड़ा बहुत आई थिंक विल बी एबल टू मूव द नीडल अ लिटिल बिट। आई थिंक कलेक्टिव एफर्ट्स इज दी ओनली सोल्यूशन, और सबको, सरकारों को, समाज में लोगों को, नागरिकों को, सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना ही पड़ेगा। अगर हम सिस्टम से उम्मीद करते रहेंगे तो इतने सारे लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला है, मतलब इतनी ज़्यादा वो क्या बोलेंगे उसको, रेशियो जो है वो इतना ख़राब है, मतलब जो होना चाहिए उससे 100 गुना से भी ज़्यादा ख़राब है, तो उसको कब तक हम ठीक कर पाएंगे। तो आई थिंक हमें एक दूसरे की आवाज़, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का जी, सपोर्ट बन के ही शायद इस बैटल को कहीं थोड़ा शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल, बदलाव तो मुझे लगता है भी बहुत, जिस तरह से आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि बहुत ही दूर का सपना लगता है, लेकिन हाँ शुरुआत नीडल करनी मूव चाहिए। कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शुरुआत उसमें की जा सकती है। अम, योगिता, आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी क्या है? जब कोई भी इंसान को जिस तरीके का काम करता है तो कहीं न कहीं एक पर्सनल इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होती है। आज का टॉपिक मेरे लिए डिफ़िकल्ट बात करना इसलिए भी है क्योंकि
मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, बहुत ही उनमें से कम परसेंटेज है जिनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल वायलेशन ना हुआ हो। या वो किसी एल्डरली इन द फैमिली ने किया हो, या वो किसी सड़क पे चलते हुए किसी आदमी ने किया हो। लेकिन आई थिंक हम सब ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एक बार नहीं मल्टीपल बार ये महसूस किया है। और कई लोगों ने तो उस जगह से महसूस किया जहाँ वो शायद सेफ फील करती थी। मतलब ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, अपने मेरे जैसे जो और मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी उनकी भी कहानी बता रही हूँ आपको। व्हाट हैज़ बीन योर पर्सनल स्टोरी देयर? आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला और क्यों आप ये देखिए काम करते हो? देखिए मुझे इंस्पिरेशन देखिए शुरू से मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि थी। बचपन से ही मुझे लगता था मैं सीनियर सिटीज़न होम्स में बहुत एक्टिवली वॉलंटियर करती थी, ऑर्फनेजेस में करती थी। महिलाओं के लिए बहुत सारे मैंने एंटरप्राइजिंग वाले जो काम हैं जैसे ड्राइविंग स्किल्स और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, वो मैं 2007 से कर रही थी। पर जब निर्भया हुआ तो वो मैंने रिलेट किया काफ़ी उस केस से। मुझे लगा कि इट कुड हैव बीन मी, पता नहीं ये मुझ में कब आया वो चीज़। और बिकॉज़ मे बी आई वाज़ इन द सेम प्लेस व्हेयर शी वाज़, इन द सेम मॉल, उस समय पे मैं भी वहीं थी। हो सकता है वी मस्ट हैव क्रॉस्ड पाथ्स। तो मुझे ये लगा, मैं वो रिलेट इसलिए कर पाई। और फिर जब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई तो मुझे उससे पहले ही मैं ऑलरेडी एज आई सेड कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बहुत ब्रूटल हुआ है। और आई स्टार्टेड रिलेटिंग टू हर। तो मुझे यही लगता था कि इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, वो एक रेगुलर इंडिया में जो एक महिला के साथ छेड़छाड़ ये सब वो तो हुआ ही है, उसमें तो कोई डिनायल नहीं है, वो तो सब आए दिन की बात है, वो अभी भी कंटिन्यू ही है। बट उसके अलावा ऐसा कुछ ब्रूटल नहीं हुआ कि जो मुझे इस लाइन में लाए कि मुझे करना है। और आई थिंक उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे विक्टिम्स जो हमारे साथ हैं, जो अभी रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, जिनको मैं कहती हूँ आओ वॉलंटियर करो, काम करो, दे डोंट वांट टू, दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर जॉब्स। और उनको नहीं है अंदर से मोटिवेशन कि इस मुद्दे पे काम करना है, ऐसा नहीं है। तो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी की पर्सनल जर्नी में ऐसा हुआ और फिर उस स्पेस में काम करे। मे बी whatever my calling was, I'm working on this issue, but at the same time मैं और भी जैसे हेल्थ रिलेटेड और भी जैसे सोशल इश्यूज पे आवाज़ उठाती हूँ, एनी इनजस्टिस। बट ये वाला क्योंकि वी रिलेट बेटर बीइंग वुमेन, मुझे लगता है कि और जब ये बच्चों के साथ इतनी ब्रुटैलिटी होती है वो मुझे कहीं ना कहीं से मतलब झकझोर देती है। मतलब अभी भी मैं आई हैव स्लीपलेस नाइट्स कि बच्चों के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। और हम इसको चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। निर्भया का जो एक केस था वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था हम सभी के लिए। जी। मैं आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग देन, और हमने जाके कैंडल मार्च निकाला और उसमें शामिल हो गए, बट मुझे लगा उससे ज़्यादा हम क्या ही कर पाए। कभी कभी लगता है शायद उतना सपोर्ट भी नीडल मूव करने के लिए मिल जाए तो वो भी काफ़ी है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उससे ज़्यादा भी किया जा सकता था। मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन बैटल दैट आई हैव विद इन माई सेल्फ, जो अपने अंदर एक अंदरूनी लड़ाई होती है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का थीम ही है कि आप अपने आप को कैसे डिस्कवर करें, आप अपने आप को कैसे बेहतर समझें, आप अपनी बेस्ट लाइफ कैसे क्रिएट करें, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं। जब मैं बातें करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कितना कर पाएंगे। आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट, इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू और जो लोग हैं वो थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं इस मैटर को लेकर, और आपकी जिस तरह से मदद कर पाएँ, और आपकी जैसी जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनकी जिस तरह से हम मदद कर पाएँ। लाइक आई सेड कि बहुत सारे तरीके हैं, एक्टिविज्म है, लेकिन आप मनी भी डोनेट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हिस्सा भी बन सकते हो, आप जी, जी। इंडिविजुअल लेवल पर भी शुरू कर सकते हो। वॉलंटियर्स बनिए, चेंज मेकर हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें आप जुड़िए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आप सिर्फ मदद कीजिए लोगों की। और आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स का एक हमारा एक हिस्सा है और एक विक्टिम सपोर्ट का, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल, जिस स्पेस में आप कंफर्टेबल हो, आप किसी भी तरह से जुड़ सकते हो, कर सकते हो। www.pariindia.in हमारी वेबसाइट है और आप उसमें आप एनरोल करिए एज अ चेंज मेकर एंड यू कैन वेरी मच टेक ट्रेनिंग एंड गो अहेड। आपकी वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दे सकते हैं, आपके एनजीओ के बारे में दे जी। सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि बहुत सारे लोग आपके साथ हाथ मिल बटा सकें इस मुहिम में। योगिता, आप सिस्टम के खिलाफ बोलते हो, आप पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ बोलते हो, और आप उन लोगों में से जो नाम लेकर बोलते हो, पार्टी का नाम भी लेकर बोलते हो। आपको अपनी खुद के लिए डर नहीं लगता? देखिए मुझे लगता है कि वो फेज़ मेरा निकल चुका है। कभी-कभार हो जाता है, कई बार मेरे को प्रैक्टिकली हरास किया जाता है, कई बार बहुत रैंडम कॉल्स आते हैं, तब मैं थोड़ा-सा मुझे हरासमेंट होता है, बट एट द सेम टाइम मेरे को कोई डिमोटिवेट
नहीं कर पाया आज तक, और मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ कि अगर ये मुझे अपना वो दिखा रहे हैं तो ठीक है, ऑल द मोर रीज़न आई हैव टू फाइट दिस आउट। अब हम लोगों को अगर वो डिमोटिवेट कर सकते हैं इस तरह के थ्रेट्स दे के, अटैक होता है, रेगुलर आते हैं, बट फिर मुझे लगता है कि फिर मतलब उन लोगों का क्या, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, हम लोग इतने सारे लोग हमें फॉलो करते हैं और हम सब मिलके कहीं ना कहीं अकाउंटेबल कर देंगे उन लोगों को, बट फिर मुझे वो करेज आ जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं फियर फैक्टर माइन्यूटली आता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बट एट द सेम टाइम वो करेज भी साथ साथ ज़्यादा आ जाता है, तो मुझे एक मूवी में कुछ डायलॉग था कि इतना मत डराओ कि डर से ही डर लगना बंद हो जाए। एग्जैक्टली। तो कभी कभी आप डर से इतने ज्यादा रूबरू हो जाते हो, वो आपकी एवरीडे लाइफ का पार्ट बन जाता है जी कि इस तरह के कॉल्स तो रोज ही आ रहे हैं, थ्रेट तो मुझे रोज ही लोग दे रहे हैं, पावर का अब्यूज मेरे साथ रोज ही हो रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसके उससे डरना भी थोड़ा कम हो जाता है। जी, मैंने अभी जो कोविड था उससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला है। कोविड में हमारे ऐसे से लोग चले गए जिन्होंने बहुत हर चीज़ फूक फूक के करी, और बहुत जीवन बहुत प्रोटेक्टिव रखा, और एकदम से कोविड उन्हें ले गया। तो मुझे बहुत मोटिवेशन वहाँ से हुआ कि लाइफ कैन गो एनी टाइम, तो उस चीज़ में डरना क्या है। वो कोविड जैसा एक वायरस आपको किल कर देगा, और अगर हम इतना सोचें कि हम दूसरे की मदद इसलिए ना करें कि आपके जीवन को थ्रेट है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ी जागृति कोविड में हुई है। आजकल जो कंट्री का माहौल है, हम अ, धर्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसी सेम टाइम पे हमें आपके जैसे लोगों को भी देखना चाहिए और सैल्यूट करना चाहिए, जिनकी लाइफ ही एक तरह से एक फिलॉसफी इन इटसेल्फ है। जो लाइफ ही उस तरीके से जीते हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े लाइफ लेसन्स हैं, जैसे कि आपने कहा डर से आप कैसे डील करते हो, करेज कैसे आप लेके आते हो। आज जहाँ पर हम महिलाओं की बात करें, जिनके लिए खुद की आवाज़ उठाने तक का करेज नहीं है, वहाँ पे आप इतनी सारे लोगों की आवाज़ बन रहे हो। तो दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स जो आपकी जर्नी से जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ले सकते हैं, अलॉन्ग विद द इंस्पायरिंग वर्क दैट यू आर डूइंग योगिता। योगिता, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, ये क्राइम हो गया, रेप हो गया किसी के साथ, किस किस को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है और किस किस हद तक ठहराया जा सकता है? आई थिंक हम सभी अकाउंटेबल हैं, आप मैं हम भी अकाउंटेबल हैं, और समाज अकाउंटेबल है, क्योंकि इस तरह की ये जो रेपिस्ट मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं समाज से ही निकल के आ रहे हैं, उस घर से निकल कर आ रहे हैं। वो घर अकाउंटेबल है जिस घर में ऐसी परवरिश हुई, और सिस्टम है अकाउंटेबल फॉर श्योर, क्योंकि सिस्टम ने भी फेल किया। क्योंकि जब वहाँ फेल हुआ और यहाँ पर भी उन्होंने उनको मतलब इनकरेज ही किया सिस्टम ने ऐसे आरोपियों को, और मतलब विक्टिम शेमिंग को या इस तरह की प्रवृत्ति को। और जब सरकारों की बात करें, क्योंकि हम अपने नेताओं को चूज करते हैं, हम वोट करते हैं, उन्हें टैक्स पेयर से सैलरी देते हैं, बंगले देते हैं, गाड़ियां देते हैं, और वो जब इस बात पे चुप रह जाते हैं, कुछ टिप्पणी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, तो वहां मेरा सबसे ज्यादा खून खौलता है। क्योंकि आप देश में सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करने के लिए, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं आए, आपको ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है। और जब वो नहीं करते, स्पेशली ऐसे डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्टली आंसरेबल हैं, होम मिनिस्ट्री हुई या वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री हुई, ये डायरेक्टली लिंक्ड है इस मुद्दे से। तो जब वो चुप रहते हैं, कुछ बयान नहीं देते, और कोई काम नहीं, ऐसे कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं किए, तो फिर वो कहीं ना कहीं दुख होता है, और फिर सवाल उठाने का करने का मन करता है, और फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर हमें लगता है कि नहीं, सवाल तो पूछना बनता है, चाहे कोई भी हो। आप तो काफ़ी वोकल हो, आपके ट्विटर के थ्रू, आपके ट्विटर एक्स के थ्रू आप की वॉइस जो है वो काफ़ी बुलंद है। योगिता, अब जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं, जो किसी तरह से उनकी जान बच गई, वापस से वो सोसाइटी में इंटीग्रेट कैसे होते हैं? सोशल रिहैबिलिटाइजेशन कैसे होता है इन लोगों का, एक आम सिटीजन की तरह इज्जत भरी जिंदगी जीने के लिए? क्या समाज इनको इजाज़त देता है? बड़ा मुश्किल है, नहीं है। देखिए, दो तरह से इश्यूज आ रहे हैं प्रैक्टिकली। एक तो ये है सोच, लोगों की जो सोच है बलात्कार पीड़िता के प्रति, तो वो एक सिस्टम, और वो सॉरी एक सोच उन्हें नकारात्मक करती है कि वो नॉर्मल लाइफ जिएं। और दूसरा, सिस्टम में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होना चाहिए, फिजिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे उनको एक रखने की ऐसी जगह जहां उनको स्किल्स दिए जाएं, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर।
बाय वो सपोर्ट होनी चाहिए सरकारों की, वो भी नहीं है, समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और हमारे पास ऐसे होम्स नहीं है जहाँ हम उन्हें रख पाएँ, सुरक्षित रख पाएँ। होम्स तो हैं जहाँ पे उनका और बलात्कार होता है। बहुत सारे शेल्टर होम्स की आपने सुनी होगी। तो हम शेल्टर होम्स में क्यों पटक देते हैं उन्हें? क्यों नहीं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो जहाँ वो स्किल सीखें, जहाँ पर वो डिग्निटी से रहें, एज अ हॉस्टल रहें, आए जाएं, काम करें, सुरक्षित रहें। कुछ है ही नहीं। सेम फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स, उनके लिए भी कोई जगह नहीं है जाने के लिए। जब उनको यहाँ पति से पिटाई पड़ती है, वो रोज वहीं रहते रहती हैं उसी घर में, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर कहाँ जाएंगे, मायका रखेगा नहीं, ससुराल में पिट रही हैं और कोई जगह नहीं है, पैसा है नहीं, स्किल है नहीं, तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे सेंटर्स ही नहीं है हमारे देश में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ। तो वो सरकारों की नीतियों की समस्या है, उन्होंने आज तक इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो। और यहाँ पर सोच ऐसी है कि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको नौकरियाँ नहीं देता। मैंने कितनी रेप विक्टिम्स और सर्वाइवर्स की नौकरियों के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करी, बहुत सारी कंपनीज़ में। हमें तो बोल दिया जाता है, हाय नेगेटिविटी मत लाइए, यहाँ पर ये मत करिए, आप मत हमें रेफ़र करिए, कोई यहाँ और लगवा दीजिए। तो ये मैं पढ़े लिखे कॉर्पोरेट्स की बात कर रही हूँ। तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ये भी एक समस्या है। ये आई हैव वर्ड मेरे मुँह से इसलिए निकला, एक बहुत परिचित दोस्त ने ही मुझे ये वर्ड से शुरू किया। जब मैंने उन्हें बोला आप उन नौकरी दीजिए। नौकरी दीजिए, उनका स्कूल है, मैं बता भी दूँ, उनका स्कूल है। मैंने कहा आप इनको टीचर रख लीजिए, तो उन्होंने ये वर्ड सबसे पहले बोला, आय हाय! तो मेरे आय हाय! माइंड में गूंज रहा था, सॉरी मैंने बोला, बट आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि ये पहला शब्द था उनका। एक टीचर या प्रिंसिपल या ओनर स्कूल के, जो भी वो रहे होंगे ओनर, आपके ओनर, स्कूल के मालिक, उन्होंने सबसे पहला वर्ड आय आय हाय हाय! बोला तो एक वो मेरे मुँह से भी वही रेप निकला। सर्वाइवर को। तभी वो मेरे मुँह से भी यही निकला कि वो बोलते हैं मतलब ये ऐसा। पढ़े लिखे वो लोग हैं जिन जो अपने स्कूल्स चला रहे हैं, उनका अगर ये एक्सेप्टेंस लेवल है तो हम बाकी लोगों से क्या सबका एक्सेप्ट नहीं कर होता, सकते हैं? सब इनकरेज भी करते हैं, कुछ लोग, ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी मैंने जब बात की तो मैंने कहीं शादी करा दीजिए ना उनकी, क्या आप जॉब ढूंढवा रहे हैं, ये वो, उसको सेटल करा दीजिए। बहुत अलग अलग लोगों के रैंडम रिस्पॉन्स आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। व्हाट इज योर विजन फॉर आवर सोसाइटी इन द फ्यूचर? आई थिंक मेरा विजन, मेरा क्या, हम सबका ही होना चाहिए, आपका, मेरा और सोसाइटी का, कि जहाँ देर इज़ नो रेप, लाइक रेप फ्री इंडिया, रेप फ्री वर्ल्ड। तो वो एक विजन लेके हम चल रहे हैं। आई नो मुझे लोग बोलते हैं ये बहुत ही मतलब नहीं हो पॉसिबल नहीं होने पाने वाला एक ड्रीम है आपका, बट एट द सेम टाइम अगर हम सब कलेक्टिवली काम करेंगे, रिफॉर्म्स पे काम करेंगे, रिहैबिलिटेशन इज़ अ सेकेंड थिंग, बट प्रिवेंशन पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। और जो भी हमने आज चर्चा की उसमें काफ़ी सारी हमने प्रिवेंटिव बातें भी की हैं। और अगर हम एजुकेशन रिफॉर्म करें, मॉरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, और जो अच्छे विचार और जो और माइंडसेट चेंज की बातें अगर हम करें, तो मुझे लगता है चीज़ें बदलेंगी, एंड वी विल डेफिनेटली सी a day where women are not abused or raped in this country. That is the vision we are going ahead with, and we need more and more change makers for that, and that's why we want to collaborate. वी वुड डेफिनेटली लव टू कोलैबोरेट विद यू। यू नो, एक विजन जो मुझे अपना पर्सनल लगता है इस बारे में, वो ये है कि हम विक्टिम्स को शेम करना, उनकी गलती निकालना जब बंद करें। हमारे यहाँ पर मिनिस्टर्स जो हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स, वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते लड़के हैं हैं करते हैं कि लड़के क्या करेंगे अगर लड़कियां ऐसे ड्रेसअप करेंगी, तो उनको तो अर्ज होगा ही। मतलब इस तरह की बातें अगर ना हो तो हम विक्टिम्स को इस तरह से शेम ना करें, उनकी हिम्मत को इस तरह से ना तोड़ें। या जो परपेट्रेटर्स हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनके हौसले को ऐसे ना बढ़ावा दें, स्पेशली जिनके हाथ में पावर है जो मतलब मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं। ये एक मेरा विजन रहेगा कि जी, हम पावर का थोड़ा सा बेटर यूज़ देखें। एब्सोल्युटली, एंड अगर वो बेटर यूज़ ना भी करना चाहें तो एटलीस्ट शांत रहें, कम से कम नेगेटिवली यूज़ ना करें पावर को। एब्सोल्युटली। एक वो विजन मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी, एंड आई रियली होप दैट रेप फ्री इंडिया बिकम्स अ रियलिटी। आपकी मेहनत और आपके जैसे और भी जो एनजीओज़ हैं, उनकी मेहनत के साथ आई एम रियली होपफुल कि काम हो रहा है। Thank you so much for coming on the Journey Within podcast and sharing your story with us. Thank you so much for inviting me and having discussed such an important issue. I really hope that we are able to reach to the masses through this conversation. और कहीं अगर हम थोड़ा सा भी कुछ बदलाव किसी में ला सकें, अगर कोई एक वॉलंटियर ही बनना चाहे आप जैसी संस्था के साथ, या कोई एक अपने पर्सनल लेवल पर थोड़ी जिम्मेदारी लेकर अपने आसपास ही सुधार का काम करना चाहें, क्योंकि हम सभी के घरों में आजकल हाउस हेल्प आती है, कितना कुछ है। अगर हम उनसे ही बात करें और उनसे ही जानें कि डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्स विदाउट कंसेंट, इस सब का क्या हाल है, तो शायद हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, बदलाव कॉज कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही।
चाहिए और बिल्कुल ठीक है, आसपास में ही मदद करना शुरू कीजिए। थैंक यू अगेन योगिता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आई एम श्योर ये एपिसोड थोड़ा ज़्यादा इमोशनल था हम में से कई लोगों के लिए। मेरे लिए भी इसे प्रोड्यूस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था एज अ वुमन एंड एज समबडी जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है। थैंक यू, आपने एपिसोड को देखा, इसको शेयर कीजिए और लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। हम योगिता के एनजीओ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। आप किसी भी तरह की मदद उनकी करना चाहें तो ज़रूर 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 वहाँ पे क्लिक करें और हेल्प करें उन लोगों की जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू।